मुस्लिम लीग द्वारा स्टीयर्ड ये कानून था और उसके अपने पॉलिटिकल कारण थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर शरीयत के इतने ही पाबंद लोग ये थे तो फिर 1939 में 1937 एक्ट का संशोधन किया जाता है जिसमें औरतों को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी से महदूद कर दिया जाता है। इस्लामिक शरिया के हिसाब से औरतों की हिस्सेदारी कम है लेकिन है। तो अगर ये शरीयत को लेके इतने ही कॉन्शियस थे तो फिर शरीयत के कानून को हटा के कस्टमरी लॉ, ये जो पंजाब के लैंडलॉर्ड्स मुसलमान हिंदू सारे लोग उन्होंने दबाव डाला और औरतों को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ये जो लॉ है जिसको हम शरीयत लॉ कहते हैं इसमें कितना इस्लाम है कितना पॉलिटिक्स है इसकी विवेचना करनी चाहिए और ये मेरे ख्याल से प्राइमरीली पॉलिटिकल, क्योंकि मुस्लिम लीग को उस समय एक मुस्लिम यूनिवर्स बनाना था। टू नेशन थ्योरी के प्रोपोनेंट थे, तो उसमें यह कहना था कि हिंदू और मुसलमानों में बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क आप कहां से ढूंढेंगे? वो आप लॉ में ढूंढेंगे कि मुसलमान अलग लॉ से गवर्न हो रहा है, हिंदू अलग लॉ से गवर्न हो रहा है। इसलिए मुस्लिम लीग ने 1937 के शरीयत एक्ट को स्टीयर किया। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा उस पर मैं आता हूं कि आजकल ये जो विवेचना चल रही है कि भाई भारत की डाइवर्सिटी जो है वो इससे क्षीण हो जाए। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि जो लोग ये डाइवर्सिटी का प्रश्न उठा रहे हैं उनका डाइवर्सिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वही लोग हैं जो हमारे समाज में सिंदूर को लेके, साड़ी को लेके, बिंदी को लेके, चूड़ी को लेके ये डिबेट चलाते हैं कि ये कस्टम कहाँ से आया। तो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म पे बिल्कुल इनका विश्वास नहीं, क्योंकि मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना है, इसीलिए ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और 75-70 साल से हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुत समय तक अभी जो हरबा इस्तेमाल हो रहा है वो कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो भी अपने कस्टमरी लॉ से गवर्नड हैं। वो सब बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्राइबल सिचुएशन जो है और मुस्लिम सिचुएशन जो है वो कंपैरेबल नहीं है। ठीक है ना? हम एक आइसोलेटेड डेमोग्राफी और एक प्राइमरीली अर्बन डेमोग्राफी को कंपेयर नहीं कर सकते। इस पे अगर और बात होगी तो मैं बोलूंगा। तीसरी जो मैं बात कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब समानता नहीं है, सेमनेस नहीं है। आप निकाह कीजिए, आप फेरे लीजिए, आप चर्च में शादी कीजिए, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। मुसलमानों समाज में जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि निकाह करने से वंचित कर दिया जाएगा, तलाक नहीं दे पाएंगे, इस्लामिक तरीके से डिवोर्स नहीं होगा, ये वो नहीं है। बात यह है कि जब आपने विवाह कर लिया, हिंदू औरत ने भी विवाह किया, मुस्लिम औरत ने भी शादी की, निकाह की, उसके बाद जो इफेक्ट होना चाहिए वो समान होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हिंदू औरतों का अधिकार हो प्रॉपर्टी में इक्वल और मुस्लिम औरतों का अधिकार आधा हो। यूनिफॉर्मिटी इस लेवल पे है कि जब इफेक्ट हो जाए इंस्टीट्यूशन के भीतर कैसे आप समानता लाएं। और ये भी चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जो ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए आ रहा है कि मुसलमानों को ठीक करना है,
एक लेवल पे और किसी राइट विंग इकोसिस्टम में ये बात चलती होगी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हिंदू पर्सनल लॉ में भी चेंज होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी चेंज होगा, सेक्युलर पर्सनल लॉ, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन उसके भी अगर आप कवानीन देख ले इनहेरिटेंस वगैरह के, वो भी जेंडर जस्ट नहीं है, हालांकि वो सेकुलर लॉ है, उसमें भी चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही इससे अफेक्ट होंगे, और ये बात हमको अपने समाज में ले जानी। देखिए 70 साल हो गए, इस पे कोई बात नहीं हुई। बहुत समय से अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये आवाज कौम के भीतर से आनी चाहिए, है ना। लेफ्टिस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि कम्युनिटी के भीतर से ये आवाज आनी चाहिए। अब ना सिर्फ फैयाज अहमद फैजी बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी ये बात बोल रही हैं कि पर्सनल लॉ में रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो जब कौम के अंदर से आवाज आ गई तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? फिर भी आप वही राग आप रहे हैं। आवाज तो आ गई ना भाई। अब आप ये कहिए कि भैया हमको ये आवाज नहीं सुननी, हमको दूसरे टाइप की आवाज सुननी है, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि योगेंद्र यादव जैसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, नॉन सेफोलॉजिस्ट, उनका आर्टिकल आप पढ़ लीजिए प्रिंट। कांग्रेस भी बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है, विरोध है लेकिन बहुत ज्यादा मुखर तौर से विरोध। मुसलमानों में कम से कम 8 से 10 संगठन हैं जिन्होंने कहा कि हमको इस पे बहस करनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं, आप ड्राफ्ट लेके आइए, वी आर रेडी टू डिबेट दिस। तो आवाज तो आ रही है और भीतर से ही आवाज आ रही है। लेकिन मुस्लिम कौन है, कौम क्या है? क्या फैयाज अहमद फैजी कौम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेनिन मौदूदी कौम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या कौम को रिप्रेजेंट करने वाले एक ही तबके से आएंगे, उन्हीं की आवाज को मुसलमानों की आवाज माना जाएगा? ये सारे सवाल में हमको जाना चाहिए। थैंक यू लेनिन। करवाना चाह रहा हूँ एक बात दोबारा से। देखिए, आपने कहा था कि देवबंद मदरसा जो है, इंस्टीट्यूट जो है, वो भारत में आंतरिक विविधता को नष्ट करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार संस्थाओं में से एक है। ठीक है, आपका आर्टिकल में पढ़ा था, अब जितना मैं उसको हिंदी में कर पाया हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इस वक्त मुखर है कि हाँ विविधता को बचाना है और पर्सनल विविधता को बचाता है। तो और आपका आर्गुमेंट ये बन रहा है कि वो विविधता को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। जी, हाँ भाई, तो ये इसमें बात करें तो आप ये सोचिए कि ये वही संस्था है, और इनकी पेडिग्री देखिए, शाह मोहम्मद इस्माइल, वहां से मैं अगर इनके जो आइडियोलॉजिकल लीनियज है वो ट्रेस करता हूँ, 1820s 30-40 में शाह मोहम्मद इस्माइल क्या लिख रहे हैं? ये जो रीत रिवाज हैं, ये जो कस्टम है, जो भारतीय मुसलमानों ने अपना लिए हैं, इसकी वजह से हमारा जवाल आया। देवबंद भी उसी अंडरस्टैंडिंग पे खड़ा है। आप उनका फतवा ऑनलाइन देख लीजिए, आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई पारंपरिक तरीके से जैसे बंगाल में शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो मदर इन लॉ का पांव छूता है, वो एक शिष्टाचार है, वो कस्टम है, परंपरा है, चली आ रही। अल्फी लोग अब नहीं करते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो परंपरा चली आ रही। आप देवबंद में ऑनलाइन फतवा डिपार्टमेंट पूछ लीजिए कि भाई ये सही है गलत है, क्या बोलेंगे? कि वो खालिस स्क्रिप्चर से डील कर रहे हैं और उसके थ्रू मुस्लिम समाज को देखते हैं। तो ये जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी, तीज त्योहार, सोहर गाना, अब सोहर जो है वो बेटे के जन्म पे होता था, बेटी के जन्म पे नहीं होता था, लेकिन
सोहर हिंदू और मुस्लिम कौम की साझा धरोहर थी, उसके ऊपर डिबेट देवबंद में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो अभी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, असल एंटी डाइवर्सिटी, ये इन प्रिंसिपल एंटी डाइवर्सिटी और एंटी प्लूरलिज्म, उनकी बात को इसलिए ये समझना चाहिए कि वो डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को, जो कि एक वैल्यूड प्रिंसिपल है, उसका इस्तेमाल अपनी ऑर्थोडॉक्सी या रूढ़िवादिता को बचाने के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ